बड़ी बहस होती है, ख़ास तौर पर जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बारे में कि क्या करेंगे, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात होती है, किस तरह से अर्थव्यवस्था भी ज़रूरी है और एनवायरनमेंट तो बहुत ज़रूरी है ही, पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। इस पर लगातार डिबेट आपके राज्य को लेकर भी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ नहीं बदली है वो ये कि लगातार भूस्खलन की खबरें आती रहती हैं, सड़कों के ढहने की खबरें आती रहती हैं। कहाँ कमी रह जाती है, या पूरा डेवलपमेंट ऐसा हो चुका है कि अब उम्मीद बहुत कम है? देखिए दिवांग जी, ये तो आपने, क्योंकि इस समय हम आपदाओं से जूझ रहे हैं और हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में उत्तराखंड में, और मैं कहूँगा कि पूरे हिमालयन रीजन में, केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे हिमालयन रीजन में ये आपदाएं किसी न किसी रूप में हमको हर साल चुनौतियां हमारे लिए होती हैं। हमको विकास भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम विकास नहीं करेंगे तो आप समझिए कि पहाड़ों में जो पलायन की बात होती है, रोज़गार की बात होती है, अन्य संसाधनों की बात होती है, वो कैसे पूरी होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपने शब्द उपयोग में आप लाए, इकोलॉजी और इकोनॉमी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम लगातार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय बनाकर हम काम कर रहे हैं। हमने इसके लिए पिछले दिनों जब कुछ शहरों में भूस्खलन की, धंसाव की खबरें आईं, तो हमने कहा हम उसको रोकेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की सुरक्षा और सुरक्षित एक परिवेश देना, सुरक्षित वातावरण देना। इस सरकार का भी काम है और इस काम को हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रख के इस बार हमने उत्तराखंड पहला राज्य होगा, पूरे देश का तो है ही, पूरी दुनिया का, जहाँ पर जीईपी, अभी हमने यहाँ जीईपी की शुरुआत कर दी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे चारधाम यात्रा है, यात्रा में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती है, आपकी जो सड़कें हैं वो उस तरीके से चौड़ी नहीं हो पाती, उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। आप संख्या पर रोक लगाने की, जैसे वैष्णो देवी में होता है, उस तरह की कोई योजना सोचते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं ये रोकूंगा तो हमारी इकोनॉमी का जो पहिया है उसकी रफ्तार कम होगी? ये एक चुनौती रहती है आपके दिमाग में? देखिए, ऐसा है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आने वाले यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। कि जो भी तीर्थयात्री, जो भी दर्शन करने वाले लोग, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है कि वो अपनी यात्रा उत्तराखंड में अगर करते हैं, चार धामों की यात्रा करते हैं, तो सुरक्षित आएँ और सुरक्षित वो यहाँ से जाएं। उसी दृष्टिगत हम सारी योजनाओं को आगे मतलब चार धाम की यात्रा का नियोजन करते हैं। जैसे कई लोग मानते हैं, जैसे जो आपकी कावड़ यात्रा है जो चलती है, यहाँ से लोग आते हैं पैदल जगह जगह से, उसमें भी एक संख्या निर्धारित हो तो और सुचारू रूप से हो। हम देखते हैं कि उसमें हर बार एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी झगड़े होते हैं वहाँ पर। क्या इस पर कोई सोच है आपकी? बिल्कुल इस पर दिवांग जी, हम यात्रा प्राधिकरण का गठन कर रहे हैं और सभी लोगों से, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो यात्रा से प्रभावित होते हैं या जो लोग यात्रा करवाते हैं, उन सबके विचार लेकर, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, हक हकूकधारी हैं, उन सब से बात करने के बाद जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के लोगों से सबके विचार लेकर हम यात्रा प्राधिकरण बनाने पर विचार कर रहे हैं, जो पूरे साल भर राज्य के अंदर जो भी हमारी यात्राएं चलती हैं, वो यात्राएं कैसे व्यवस्थित हों, कैसे सुरक्षित हों, उस पर हमारा काम चल रहा है। यात्रा की बात चली तो एक और यात्रा जो अभी हाल में हुई केदारनाथ में, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कांग्रेस पार्टी की, और ये कहा जा रहा है साहब वहाँ सोना था और वो गायब हो गया और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो विपक्ष है आपका, पर क्या जवाब है आपका इन पर? एक तो देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो यात्रा लेकर गए थे हमारे प्रतिपक्ष के लोग, वो कहेंगे कि यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब व्यवस्था नहीं थी तो जी वो कैसे पहुँच गए वहाँ? व्यवस्था थी इसीलिए तो पहुँचे हैं। और दूसरा, जो बार बार इस प्रकार की बातें करके, देखिए ऐसा है कि कुल 23 किलो सोना वहाँ पर जिन्होंने भी उसको मंदिर के लिए दिया था, बाबा के लिए दिया था, वो सोना 23 किलो था, तो बढ़ चढ़कर कैसे हो सकता है? ऐसी मनगढ़ंत बातें ऐसे धामों के बारे में कहना, मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है राजनीति अपने स्थान पर है,
लेकिन बाबा के ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसे जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक मामला जिस पर आपको हर बार मेरे ख्याल से हर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता होगा, उस पर देश भर में बड़ी चर्चा भी हुई। मैं अंकिता भंडारी की बात कर रहा हूँ। उस मामले में एक विधायक थी रेणु बिष्ट, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला कहाँ अटका हुआ, क्यों इस पर इतने सवाल उठते हैं और क्यों कुछ इसका मुकम्मल जवाब नहीं आ पाता? देखिए, मैंने बहुत बार बोला है, फिर से आपके और इस आपके शिखर समागम में दिव्यांग जी, आप भी अच्छे से, क्योंकि आप बहुत जगह दिल्ली में बड़ी बड़ी जगह बैठते हैं, अगर लोगों के मन में कोई भ्रांति हो तो मैं आपकी भी जो है आपको भी मैं इस घटना के बारे में ठीक से बता देना चाहता हूँ। जैसे ये घटना हुई, तत्काल पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी और कार्रवाई करने के बाद जो भी इसके अपराधी थे, आरोपी थे, वो जेल की सलाखों के पीछे गए। तुरंत हमने महिला डीआईजी के उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई। उस एसआईटी ने सारे के सारे दस्तावेज वहाँ से एकत्र कर लिए, सारे दस्तावेज के सारी कार्रवाई की और सारे लोगों से बात करी। चाहे ये घटना बहुत ख़राब घटना थी, और उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट लगाई है और माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरी ठोस पैरवी की जा रही है कि उन अपराधियों को जो है दंड मिलना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं देवभूमि में कोई करना तो बहुत दूर की बात, कोई इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सोचे भी नहीं। हमारा तो ये